सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कुछ कपिल भाई से इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों। रक्षा मंत्रालय माननीय रक्षा मंत्री ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और एक तरह से ये खुशी का मोल आप इसको कह सकते हो। पर इसके बीच में हमारे को जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है जिसके अंदर समानता है, हमने उसकी भी बात करनी चाहिए आज। भाइयों, आप लोगों को सबको मालूम है कि जवानों की जायज मांगों के लिए जंतर मंतर पे धरना चल रहा है और उसी समय सिर्फ 2 दिन पहले खबर आती है बड़े बड़े देश भर के, चाहे वो हिंदी के अखबार हैं, चाहे वो इंग्लिश के अखबार हैं या जो क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार हैं, उनमें सब में ये खबर बड़े अक्षरों में छापी जाती है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि अग्निपथ अग्निवीर क्या है और डिसेबिलिटी पेंशन क्या है और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की पेंशन क्या है, उनको हक क्यों नहीं मिला वन रैंक वन पेंशन। चलिए भाई, आपने बहुत सारे वीडियो देखे हुए कोट टाई वाले के, क्योंकि उनका तो भैया बिजनेस है, धंधा है, वो अपने हिसाब से जो कहानियां गढ़ेंगे वो गढ़ेंगे ही। पर मैं इस पूरी न्यूज को पहले पढ़ के सुना देता हूं आप लोगों के सामने और मैं इसका समर्थन भी करता हूं। इस न्यूज के बाद में जो मैं कहूंगा वो सुनना बहुत जरूरी है। क्या फैसला किया रक्षा मंत्रालय ने? मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल कैडेट्स के लिए 9 बार टाइम में ये न्यूज छपी हुई है। वैसे सभी इंग्लिश न्यूज़पेपरों में सभी में छपी हुई है। डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए रीसेटलमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि डिसेबिलिटी पेंशन देने का फैसला नहीं हुआ, न ही ईसीएचएस सुविधा सर्विस हेडक्वार्टर की तरफ से डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रस्ताव भेजा गया था और 2021 में सरकार ने संसद को बताया कि डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। रक्षा मंत्रालय ने कहा रीसेटलमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन देने का नहीं हुआ फैसला, न ही इसे सुविधा सर्विस हेडक्वार्टर की तरफ से। यह सुनने की बात है, सर्विस हेडक्वार्टर की तरफ से डिसेबिलिटी पेंशन देने का भेजा गया था प्रस्ताव। 2021 में सरकार ने संसद को बताया था कि डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रस्ताव विचाराधीन। बारीकी से खबर ले लेते हैं, सिर्फ मेरे हिसाब से 15 सेकंड के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान चोट लग जाने की वजह से मेडिकल आधार पर जो कैडेट बाहर हो जाते हैं उन्हें भी रीसेटलमेंट पुनर्स्थापन सुविधा दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसमें न तो डिसेबिलिटी पेंशन शामिल है और न ही ईसीएचएस की सुविधा है। इसमें वह कुछ भी नहीं है जो सर्विस हेडक्वार्टर आर्मी नेवी एयरफोर्स ने अपने प्रस्ताव में भेजा था। क्या है प्रस्ताव में? रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ऐसे कैडेट्स के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं जिसको आप डीजीआर बोलते हो, संचालित योजनाओं के लाभ के विस्तार की अनुमति दी गई है। इसमें मेडिकल आधार पर निष्कासित हुए 500 कैडेट्स को योजनाओं का लाभ उठाने और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसी तरह सिस्टम में भविष्य के कैडेट्सों को भी समान लाभ मिलेंगे। रिसेटलमेंट सुविधा में क्या शामिल है, इस पर मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि उन कैडेट्स को ऑयल प्रोडक्ट एजेंसी में अलॉटमेंट के लिए 8% कोटा के लिए एलिजिबल होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। चलिए भाई, सबसे पहली बात तो यह है वो हमारे भाई हैं जो नेशनल एकेडमी में जाते हैं, एनडीए के थ्रू मिलिट्री
ट्रेनिंग करने के लिए और उनको चोट लग जाती है, वो हमारे भाई हैं, हमारे ही काका ताऊ के हैं और उनके लिए अच्छा फैसला है। अब बात आती है कि जो अग्निवीर हैं जिनकी 6 महीने की ट्रेनिंग है, क्या ये सुविधा उनको भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या उनके लिए सर्विस हेडक्वार्टरों ने कोई प्रस्ताव बनाया? बनाया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? अब ये कह रहे हैं कि मेडिकल जो पेंशन है वो दी जाएगी। वो कितने % दी जाएगी? जो जवान, अगर एक नॉर्मल पेंशन की बात करी जाए 50% की, क्या उसको 5600 रुपये दी जाएगी, जिसके लिए 1 साल से आंदोलन चल रहा है? या उसको नॉर्मल पेंशन 70,000 रुपये से ज्यादा दी जाएगी? मेरा सीधा सवाल रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के जो उच्च अधिकारी, जो सिविल अधिकारी बैठे उनसे, वो बताएं कि कौन सी पेंशन दी जाएगी उनको। या उनको आप बैटल कैजुअलिटी घोषित करते हो? जो सैनिकों को बैटल कैजुअलिटी, अगर 100% की भी बात करें एक सिपाही की, तो 28,000 रुपये के करीब है। और वहीं पर एक उच्च अधिकारी की बात करें 2,50,000 से ऊपर है। तो आप कौन सी पेंशन दोगे उनको? आप कह रहे हो ऑयल प्रोडक्ट, पेट्रोल पंप, फलाना धक्कड़ हम देंगे इनको, तो 8% में से जो पूर्व सैनिक रिटायरमेंट आए हैं अभी तक 35 लाख, उनमें से कितनों को पेट्रोल पंप मिले? करिगल के बाद में तो आप लोगों को सबको मालूम है, क्योंकि जो पूर्व सैनिक आते हैं उनकी स्टेट के अंदर ही उनको रोजगार नहीं मिलता, वो सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसियां कर रही है। और जो सरकार रोजगार दे रही है एक तरह से, और फाइलों में तो यह होता है कि पूर्व सैनिकों को हम पूर्ण रोजगार दे रहे, पर उसमें कोई रैंक होता ही नहीं। एक तरह से यह भी बहुत बड़ा भेदभाव है, क्योंकि सरकार को यह भी बताना चाहिए साथ ही साथ में देश भर को और संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में, कि प्रति साल 65,000 से लेके 75,000 तक पूर्व सैनिक रिटायरमेंट होते हैं, और उसमें 80% से ज्यादा कम उम्र में रिटायरमेंट होते हैं। उनको कहां पे आप पुनर्वास कर रहे हो? उनको रोजगार कहां पे दे रहे हो? कहां पे दे रहे हो? मिल्क बूथ लगा लो, सब्जी की रेहड़ी लगा लो, ये तो वो अच्छी खासी बात है। अब सुनो असली कहानी। सिक्योरिटी एजेंसियों के लाइसेंस नहीं मिलते हौलदार रैंक तक, जबकि वो सिपाही से हौलदार रैंक मतलब रीढ़ की हड्डी है। वही सिपाही से हौलदार जो सब रैंक को ट्रेनिंग देते हैं, यहां तक मिलिट्री एकेडमी में भी वही ट्रेनिंग देते हैं, पर उनको नहीं देते। अब देखो, कोयला टिप्पर के अंदर सिपाही से लेकर ऑनरेडी तक उनके डायरेक्टर नहीं बन सकते, और जो कोयला टिप्पर का जो घोटाला है वो तो बहुत बड़ा, करोड़ों में है, हजारों करोड़ों में है। सीएनजी के पंप जवानों को नहीं मिलने हैं, नहीं मिलते। सीएसडी ईसीएचएच के अंदर जो आईसी मैनेजर हैं, एक वर्ग का कब्जा हो गया है। चाहे पूर्व सैनिक कितना भी पढ़ा लिखा हो, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, चाहे उसने गणित की कितनी पढ़ाई कर रखी हो, पर उसको नहीं लगाएंगे। यह भी एक भेदभाव है, असमानता है। एक व्यक्ति पोल क्लिनिक का 3 साल तक ओआईसी रहता है, और जैसे ही 3 साल पूरे होते हैं वो 1.5 महीने घर बैठता है और 7 वाली कैंटीन के अंदर मैनेजर बन जाता है। क्या ये नहीं पता? रक्षा मंत्रालय के सिविल अधिकारी को यह नहीं मालूम
आप एक तरफ कह रहे हो कि ठीक है हमने उनका पुनर्वास के लिए ताले खोल दिए, अरे उनको कौन पुनर्वास देगा जब पूरे सैनिकों को ही नहीं मिल रहा पुनर्वास, और उनको 6 महीने में 8 महीने में ट्रेनिंग में चोट लगी होगी। पर हां यह अच्छी बात है कि 10 साल पुरानी मांग को उन्होंने पूरी किया और सिर्फ 500 के करीब ये कैडेट्स हैं, पर 35 लाख पूर्व सैनिक 1 साल से जंतर मंतर पे बैठे हैं और पिछले 14 सालों से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अपनी मांगों को लेके संघर्ष कर रही है। 14 मुलाकात माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में कर ली, 57% लोकसभा और राज्यसभा में उठा लिए, अनगिनत आंदोलन कर लिए, रेल रोक ली, बस रोक ली, यहां तक पानी की टंकियों पे चढ़ गए हुए, इंडिया गेट के ऊपर कीटनाशक दवाई पी ली, और आज भी वो जंतर मंतर में बैठे हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं है। वहीं पर हमारे कोट टाई वाले यूट्यूबर, और इसमें भी मैं कोई बुरा मानो भला मानो, ओनर आईडी कैप्टन से आए हुए लोगों को गुमराह करने के लिए कि मानी मांगे अब जवानों के घरों में आएगी खुशखबरी और पिचकारी से निकलेंगे हजारों करोड़ों रुपए होली पे। नहीं, गलत। आप जब उसके चीज को नहीं दिखा सकते, आप एक ही चीज को दिखाते कि उन्होंने क्या कहा। मीडिया का कर्तव्य क्या होता है? मीडिया का कर्तव्य होता है कमियां निकालना, सरकार को जागरूक करना कि आपकी नीति गलत है, आप गलत नीतियां बना रहे हो, गलत नियम बना रहे हो। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में असमानता है ही नहीं, और आप असमानता लेके आ रहे हो। उसके अंदर तो समानता ही समानता पूरी की पूरी। अब इस चीज को कौन उठाएगा? प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, जो 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ जाती है, और 47-48 साल की उम्र में जेसीओ रैंक आ जाता है रिटायरमेंट। अरे वो तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। जो कानून बनाया भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, वो भी 25% वो आज तक ही नहीं भरा गया है। स्टेट गवर्नमेंट वैसे नहीं भर रही, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग सरकारें हैं, किसी में आम आदमी पार्टी की है, किसी में कांग्रेस की है, किसी में बीजेपी के, और इनके अंदर जो भी इकाई है सैनिक प्रकोष्ठ की, उसके अंदर पूरे के पूरे जो अध्यक्ष बैठे हैं वो रिटायर्ड लाभी बैठी है। वो चश्मे चढ़ाती है, हमारे से दरी कुर्सी बिछवाती है, कभी टोल प्लाजा के ठेके लेके चली जाती है, कभी यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर बन जाती है, चेयरमैन बन जाती है, कभी सांसद, कभी राज्यपाल, और हम तो दरी कुर्सी में रह गए, दबी कुर्सी में रह गए, सिक्योरिटी गार्ड के गार्ड ही रह गए। अरे हमने कोई ये थोड़ी कहा है कि आप हमारे को एसपी लगा दो, कलेक्टर लगा दो। अरे नहीं, हमने कुछ नहीं चाहिए, हमारे को तो समानता चाहिए, न्याय चाहिए, और वो जवानों का हक है। वो संविधान कहता है कि आपका हक है उस चीज पे। आज भी हम दरी कुर्सी बिछा रहे हैं। हां, हमारे भाई गलत हो सकते हैं, मैं मानता हूं बहुत सारे भाई गलत है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर एक लीग का ठेका था, उसके अंदर बिजली बोर्ड का ठेका था, उसके अंदर 9,000 रुपए की नौकरी लेने के लिए लाखों की भीड़ लग जाती थी पीछे। दरी कुर्सी बिछाने के लिए हजारों खड़े हो जाते थे। पर उससे हुआ क्या? क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें सी और डी ग्रुप की नौकरियों की, तो 25% के करीब कोटा। पर ये जो किया, ये 60 साल के ज्यादा जो उम्र के जो पूर्व सैनिक है, जो छोड़ ही नहीं रहे, 60 साल के बाद साइकिल चलाना नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही पंजाब में है। पंजाब में भी एक पिछली कांग्रेस सरकार ने
उनको घर बैठे हुए 9,000 10,000 रुपये दे दिए, आज भी वो रोड़ा मचाए हुए हैं। जबकि आप ये भी देखो कि जो 60 साल उम्र का जो पूर्व सैनिक है उसके पोते हो गए हैं, पोते। और जो 35 साल का 45 साल का जो सिपाही से सूबेदार मेजर ऑनरेडी है, अरे उसके बच्चे तो सिर्फ 7वीं 8वीं या 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। तो पूर्ण रोजगार किसको देना चाहिए? ऐसा ही कर रखा है इन्होंने पूरा का पूरा। अब डीजीआर की तो बात ही नहीं कर सकता। अब ये देखो, अब ये अब इन्होंने लिखा कि वे डिसेबिलिटी पेंशन का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। मिलिट्री एकेडमी में जिन कैडेट्स को चोट लग जाती है, भाई ठीक है, दे हुआ, वो हमारे भाई है, गांव से गए, देश सेवा करने के लिए गए, खुदा ने खास्ता उनको चोट लग गई, अरे है तो वो भी हमारे परिवार के, पता नहीं कोई गरीब परिवार से गया है, किस परिवार से गया, और अगर उसको ज्यादा चोट लगी, दिव्यांग हो गया, अपंग हो गया, तो ये देना चाहिए सरकार को डिसेबिलिटी पेंशन। पर कितनी पेंशन देनी चाहिए, वो सवाल सबसे पहले है, क्योंकि शरीर को चोट लगी है और शरीर तो एक भिखारी का एक राजा का बराबर है। भगवान ने उसको भी 2 आंखें दी हैं, राजा को भी और भिखारी को भी 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, सिर दिए, बाल दिए, सब कुछ दिए। अगर चोट लगेगी तो भिखारी को भी दर्द होगा और राजा को भी दर्द होगा। अगर किसी अंग को, कोई अंग बिल्कुल ही खत्म हो गया कि हाथ काम करना छोड़ दिया, तो भी भिखारी का भी हाथ छोड़ देगा, राजा का भी हाथ छोड़ देगा। अब बात आती है, ये देखो डिसेबिलिटी पेंशन की। अब सुनने की बात है जो मैं अब लास्ट में कहूंगा। ऑफिसर डिसेबिलिटी डिटेल और नीचे है जवान डिसेबिलिटी डिटेल, टाइप ऑफ पेंशन, नॉर्मल रेट 100% डिसेबिलिटी पेंशन। 2006 के एमओडी लेटर नंबर 16/6 2008/1 डी पेंशन पॉलिसी डेट 4 मई 2009 5880 रुपये थी एक ऑफिसर की डिसेबिलिटी पेंशन। ओआरओपी 666 20 जनवरी 2023 को यह डिसेबिलिटी पेंशन होगी 75,000 रुपये। आज 75,000 रुपये ले रहे, 1175 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अब देख लेते हैं एक बार जवान की भी। नॉर्मल रेट 100% डिसेबिलिटी पेंशन जवान 2009 में 3510 रुपये थी और ओआरओपी 666 नंबर सर्कुलर में हो गई 9,000 रुपये, बढ़ोतरी हुई 156%, और ऑफिसर की हुई 1175%, जबकि अंक सबका सम्मान। अब दूसरी लाइन पा जाओ, वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर की थी 2009 में 11,760 रुपया, और सर्कुलर नंबर 666 नंबर में 2023 और आज ये फिलहाल में लाइव चल रहा हूं, अभी वो पेंशन ले रहा है 1,50,000 रुपया। फिर कह रहा हूं आंखें चौड़ी करके 1,50,000 रुपया, गिनते रह जाओगे 1,50,000 रुपया, 1175% की बढ़ोतरी हुई। अब देख लेते हैं जवान की भी वार इंजरी। वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन जवान की 2009 में थी 7,020 रुपया। 666 सर्कुलर 20 जनवरी 2023 को आया वन रैंक वन पेंशन का, उसमें होगी जवान की 18,000 रुपया। 100% में 18,000 रुपया। कितनी बढ़ोतरी हुई? 156%, और ऑफिसर की बढ़ोतरी हुई 1175%। एक तरफ मिल रहे हैं 1,50,000 रुपया,
मतलब ठंडा हा हुआ दिल भी। अगर एटीएम के कार्ड लगा दे तो एटीएम में पैसे खत्म हो जाए 1,50,000 रुपया। भाई एटीएम में तो इतने 5-7 लाख रुपए डालते होंगे, तो 1.5 ही रुपये खत्म हो जाएंगे। और जवान को कितने मिलते हैं? 18,000 रुपया। ये देखो, जहां पे संविधान ने आर्टिकल 16 दिया है समानता का नौकरियों में, भर्तों में, वहां पे उल्लंघन हो रहा है। अब तीसरी, क्योंकि 3 टाइप की डिसेबिलिटी होती है, देखो तो यही ज्ञान नहीं होगा। अब आते हैं वॉर इंजरी 100% इन वैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन। 2009 में ऑफिसर की जो पेंशन थी, डिसेबिलिटी पेंशन 100%, 11,760 रुपया। अथॉरिटी ऑफ ओआरपी सर्कुलर नंबर 666 डेट 20 जनवरी 2023, आज के दिन में एक ऑफिसर ले रहा है 2,50,000 रुपया। मुंह में भी ऐसा लगता है कि कोई नोटों की गड्डी आ गई हो। 2,50,000 रुपया। एक हवलदार रैंक पूरे साल में जो उसकी सर्विस पेंशन है 21,000 रुपया, वो नहीं लेता होगा, वो नहीं लेता होगा एक साल में। और यहां पर एक महीने में फिर कहूंगा, एक महीने में वॉर इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन 2,50,000 रुपया। आंखें बंद करके बैठे हुए हैं ये रक्षा मंत्रालय के सिविल अधिकारी। इतना बड़ा भेदभाव कर दिया इन्होंने कि बिल्कुल भी आंखें नहीं है इनकी। 2025% बढ़ी पेंशन, 2009 से 2022 तक 2025%। अब सुन लो जवान की भी। वॉर इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन, जवान डिसेबिलिटी डिटेल्स। डिसेबिलिटी बेसिक पेंशन इन 2006 ब्रैकेट एमओडी लेटर नंबर 16/6/2008/1 डी पेंशन पॉलिसी डेट 4 मई 2009 में एक जवान की जो डिसेबिलिटी पेंशन थी 100% 7,020 रुपया। फिर कहूंगा 7,020 रुपया, 7,020 रुपया। और डिसेबिलिटी बेसिक पेंशन आफ्टर ओआरपी 2023 सर्कुलर नंबर 666 डेट 20 जनवरी 2023 को जो जवान 2009 में 7,020 रुपया ले रहा था, वो आज 2023 में 2024 में 26,900 रुपया ले रहा है। उसकी डिसेबिलिटी पेंशन कितने % बढ़ी 2009 से 2023 2024 तक? 284%। एक तरफ 2,50,000 रुपये से ज्यादा और एक तरफ 26,900 रुपया। तो माननीय रक्षा मंत्री जी बताओ, आप तो हाथ ऐसे कर देते थे, भाई मेरी नहीं चलती, मेरी तो खुद साथ मुलाकात हो रही है आपसे। सैनिक भाइयों, आप लोगों की मांगों को, आप लोगों को जागरूक करने के लिए जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 14 सालों से संघर्ष किया है, ये आप खुद देख सकते हो। उसका फल, उसका परिणाम कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई होगी। उस कमेटी के पीछे इतने साइकिल वाले रिटायर्ड लाभी ने डाल दिए कि पूरे दिन पता नहीं व्हाट्सएप पे उनको क्या क्या गालियां मिल रही होंगी, क्या क्या उनको कहा जा रहा होगा। पर यह डिटेल क्या आप लोगों के पास में थी? आज से पहले क्या था कोई बताने वाला 35 लाख में कि आपके हकों पे कैसे डाका मारा गया?
आपके साथ में क्या भेदभाव हो रहा है, क्या असमानता हो रही है, क्यों नहीं आपका आत्मसम्मान मिल रहा है, कोई बताने वाला था? और वही व्यक्ति, अरे वो पंजाब के सबका सैनिक 3.25 लाख पूर्व सैनिकों ने पूरे देश को जगाया, पूरे देश के सैनिकों तक, यहां तक जो बड़े बड़े माननीय रक्षा मंत्री है जिनके साथ में 14 मुलाकात हुई हैं, भाई मेरी भी उसमें 7 मुलाकात है। क्या पूछ सकते थे हम? वो गेटे, उन गेटों में पहले हम कभी गए ही नहीं, उन दरवाजों के अंदर हम कभी गए ही नहीं थे। ये था कि आज भी हम ईमानदारी के साथ में 7.5 लाख माता बहनों की आंखों से टपकते आंसुओं की तरफ देख के चल रहे, इसलिए हम कड़वे बोलते। हमारी गलती नहीं है। अगर हम चंदा खोर होते या चंदा चोर होते तो हमारे पैर नहीं होते, चोर के कभी पैर ही नहीं होते। और संघर्ष का पहला नियम यह है कि आप पर लाखों आरोप लगेंगे, आपको पता नहीं दुनिया क्या क्या बोलेगी। अगर आप उन आरोपों को सहन नहीं कर सके तो भाई अपने घर पे बैठ जाओ, फिर संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं। जब 95 साल का सूबेदार प्रगट साहब जो 14 सालों से चल रहे हैं, जिसको क्या क्या नहीं कहा गया, मां बहन की गाड़ियां दी गई, एक गोल टोपी वाले इंसान ने तो उसको बदमाश तक बोल दिया, जिसको हमने प्रधान बनाया उसको बदमाश तक बोल दिया। पर वो जो कहते हैं ना कि उसके कदम कहीं और थी, उसकी दिशा कहीं और थी, प्रगट साहब का, उसका लक्ष्य कुछ और था। वो ना आज भटका है, ना कल भटकेगा, ना परसों भटकेगा। वो सैनिकों की जायज मांगों के लिए चल रहे हैं। सैनिक भाई, कोट टाई पैंट फलाना तकड़ ये जो पहन के आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं ना, इन्हीं की वजह से आप लोगों का ये दिन आया। हमारे वीडियो में खुशखबरी आगे टाइटल मिलेगा, पर अंदर जब जाओगे तो निचोड़ता हुआ पानी मिलेगा। आपके हकों के बारे में ज्ञान मिलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। आपका आत्मसम्मान मिलेगा, समानता मिलेगी, संविधान के दायरे में मिलेगी। हक कभी भी हदों में रह के नहीं मिलते। हक तभी मिलते हैं जब आप हदों को पार करते हो। और ये करके दिखाया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 14 सालों में कि उसने हर चीज को खटखटाए हैं उसने दरवाजे। पर आप लोगों का क्या रोल, क्या मेरी भूमिका? पैर खींचना? अरे इन कोट टाई वालों से बच जाओ। ये आपको बल्ले बल्ले डीए आ गया, अब 50% इसमें मर्ज हो जाएगा, एचआरए ये बढ़ जाएगा, आप हेलीकॉप्टर में घूमने लग जाओगे, आज ये सर्कुलर निकल गया, आज ये एडवाइजर निकलेगी, आज ये फलाना निकल गया। अरे ये कब तक मक्खन की खबरें देखते रहोगे? कब तक देखते रहोगे? मेरा तो कई बार सोचते हैं क्यों ना यार हम छोड़ो ना यार, जब किस किस को करें, किस किस की आंख में हम दवाई डालें, क्या करें क्या नहीं समझे, मैं छोड़ दो यार इस चीज को। फिर 2-4 दिन बैठते हैं, सूबेदार प्रगट साहब का फोन आता है, क्या हुआ, थक गया? अरे मैं नहीं थका, 95 साल का, यही तो संघर्ष है। तू क्या सोच रहा था कि एक दिन चलेंगे मांगे पूरी हो जाएंगी? अरे नहीं, मेरी पीढ़ी चली गई, क्या पता तेरी पीढ़ी भी चली जाए, तू भी 95 साल का हो जाए, और तेरी तीसरी पीढ़ी भी चली जाएगी 95 साल का हो कि वो भी हो जाएगी। पर जो जोत जली है, जो हवन चल रहा है, उसको मत बुझने दो। अपनी आने वाली पीढ़ियों को उसको दे के जाओ, उस समानता को, न्याय को, उस संविधान के अंतर्गत न्याय की भूख को दे के जाओ कि वो अपने न्याय की आवाज को उठा सके। सैनिक भाई, यही चीज है। आज तक कोई सैनिक भाई ये नहीं खड़ा हो सका कि किसी ने हमारे को 10 रुपया दिया है। हम अपनी छाती में हाथ मार के कहते हैं 10 रुपये तक भी आरोप नहीं है। ना कभी हमारे अकाउंट नंबर डाले, नहीं तो लोग जिस तरह से कपिल फौजी, मैं कपिल के पीछे फौजी लिखता हूं, आप भी लिखते हैं, सब बड़ा गर्व का नाम है फौजी, क्योंकि
एक तो नाम हमारे को माँ बाप से मिला और एक फौजी हमारे को 140 करोड़ लोगों ने उपाधि दी है। ठीक है, बड़े बड़े मेडल ना हो, पर फौजी का जो मेडल है, गांव में जब निकलते हैं घर से बाहर, भाई फौजी राम राम, फौजी सत श्री अकाल, फौजी सलाम वालेकुम, दिल खुश हो जाता है। होता है नहीं होता? उस फौजी नाम के लिए आप लोगों को आगे चलना पड़ेगा, अपने हकों की आवाज उठानी पड़ेगी। उस फौजी नाम के लिए ना किसी ने आज तक, हम अपने नाम के पीछे फौजी लगाते हैं, पर आज तक हमारा अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे जिन्होंने नाम के पीछे फलाना फौजी लगा के बोलते ये स्कैनर है मेरा, ये मेरा अकाउंट नंबर है, मेरा इसमें पैसा कर दो, मेरी मदद कर दो। क्यों भाई, तू हिमालय की पहाड़ियों पे बैठा है क्या? लोग कर रहे हैं, पर सच को आंच नहीं, इसलिए हमारा संघर्ष इसी में चलता रहेगा। मैंने आपको पूरी चीजें दिखा दी। अब आप लोगों का है कि मीडिया में आप कितना इन चीजों को साथ देते हो, क्योंकि साथ देना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज है जो मेरे पास में थी वो आप तक पहुंची, आप उसको दूसरी जगह पहुंचाओगे, तभी तो हम अपनी मांगों के लिए एक हुंकार भर सकते हैं संविधान के दायरे में। बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय पूर्व सैनिक एकता, जिंदाबाद।